हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज इसका जो आपका RRCAT है उसका वैकेंसी निकला है। RRCAT मतलब राजा रामाना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो देखिए, मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बोल देना चाहता हूँ। बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते इसके बारे में। तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इसी में आपका वैकेंसी निकला है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है इंदौर मध्य प्रदेश पर है ये, ठीक है। जो मध्य प्रदेश में रहते हो तो बेहतर जानते होंगे। तो इसी में इसका वैकेंसी निकला है और आपका ज्वाइनिंग यहीं पर होगा, ठीक है। तो ये आपका एक देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, जो गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो उसी का एक यूनिट है। और इसका नाम राजा रामाना जो रखा गया है, राजा रामाना आप लोग जानते होंगे कि एक इंडियन फिजिशियन था वो, फिजिस्ट में जो फिजिक्स है ना उसी में उसका टीचिंग करता था उसमें, ठीक है। तो उसी के नाम पर ये नाम रखा गया है राजा रामाना। तो ये बहुत ही बड़ा एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर बेसिकली जो आपका लेज़र तो उसमें देखिए द सेंटर हैज़ रैपिडली ग्रोन इनटू अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन लेज़र एक्सेलरेटर एंड देयर एप्लीकेशन। समझ में आया? जो फिजिक्स रिलेटेड यहाँ पर हर काम होता है, रिसर्च होता है, उसी पे बेस्ड यहाँ पर रिसर्च सब चलता है, फिजिक्स बेस्ड। तो इसीलिए यहाँ पर साइंटिस्ट का रिक्रूट हो रहा है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए। यहाँ पर जो राजा रामाना है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन लोगों का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो ऑफिशियल वेबसाइट में भी लिखा है कि ये इज अ यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट एंड एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा ही पे स्केल मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नॉन न्यूक्लियर फ्रंट लाइन रिसर्च, मतलब नॉन न्यूक्लियर जो भी एलिमेंट है, पार्टिकल है, उसके लिए यहाँ पर रिसर्च किया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, तो इसका देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आ गया है। इसका जो लास्ट डेट है वो 14 जून है। 14 जून उसका लास्ट डेट है। अभी से शुरू हो गया है। अब आज आप लोग इसका फॉर्म भर्ती कर दीजिए, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट सर्विस टू हैव अ वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। तो इसका एक मोटो लाइन है यहाँ पर दे गया है कि वुमेन को भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। तो चलिए देखिए, इसका पहला जो है B1 पोस्ट कोड होता है, B1 पहला। तो इसमें देखिए क्या क्या ले इनको ले रहा है। देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट ले रहा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, जो कि आपका लेवल 7 पे स्केल होगा। यहाँ पर देखिए पे स्केल भी दिया है। ग्रुप बी है नॉन गैजेटेड, ग्रुप बी पोस्ट बहुत ही बेहतरीन है। और इसका जो पोस्ट है एक वो OBC के लिए है, ठीक है। देखिए ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट में जो जाएंगे वो फैकल्टी जाएंगे, टीचर्स जाएंगे, जो आपका प्रोफेसर हो गया मैंने वैसे लोग जाते हैं। तो वहाँ पर तो आपको पोस्ट एक ही रहता है ना, 1 2 3 ऐसे पोस्ट होता है वहाँ पर, जो सब्जेक्ट बेसिस होता है। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर अगर आपका UR का एक वैकेंसी रहेगा तो वहाँ पर UR जाएगा, अगर OBC का रहेगा तो OBC जाएगा, ऐसे ही वैकेंसी होता है यहाँ पर। तो इसीलिए ये जो वैकेंसी है यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट, तो ये OBC के लिए है यहाँ पर, ठीक है। जो इसका देखिए मैक्सिमम 33 ईयर्स है, बहुत ही बेहतरीन है। और इसका क्वालिफिकेशन देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ओके। मिनिमम 60% मार्क्स रहेगा। एक्सपीरियंस भी लगेगा 4 ईयर्स प्रैक्टिकल रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ओके। ड्यूटी भी दिया हुआ है देखिए नीचे, मेंटेनेंस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल 2 और 4 व्हीलर व्हीकल अलोंग विथ ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक पोस्ट है। फिर देखिए यहाँ पर B2 साइंटिफिक असिस्टेंट, जो मेट्रोट्रॉनिक्स हो गया, ये भी एक ग्रुप बी का पोस्ट है। यहाँ पर भी एक ही पोस्ट है, लेकिन एक UR कैटेगरी के लिए है, ठीक है। जो B2 का जो पोस्ट है ये UR कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर 30 साल रहेगा मैक्सिमम एज, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा। फिर देखिए B3 का में आ गया साइंटिफिक असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल, इसका भी लेवल 7 ग्रुप बी, ये आपका EWS कैटेगरी का लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 साल मैक्सिमम, लेकिन इसके लिए कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। जो B3 पोस्ट है इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए नहीं, एक एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पर जो नीचे दिया गया है, इसका एक्सपीरियंस है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लगेगा। और देखना नहीं, इसका 4 साल का एक्सपीरियंस है नीचे देगा, सॉरी मैंने देखा नहीं इसको।
तो देखिए नीचे यहाँ पर है जो 4 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटी भी बोल रहा है, सुपीरियर सेल रिमेन एसोसिएटेड विथ प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ड्राइंग बिलिंग। तो ये आपका ड्यूटी है। तो हर एक पोस्ट में आपका ड्यूटी क्या कैसा रहेगा वो भी दिया है, आपका पे स्केल कैसा होगा, आपका एक्सपीरियंस लगेगा कि नहीं, सब हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए B4 ये भी ग्रुप बी का है, ये आपका EWS कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर देखिए B5 ये बायोलॉजी में है, इसका लेवल 6 यहाँ से आ जाता है लेवल 6, ठीक है। तो ये UR कैटेगरी के लिए है, ये भी आपका ग्रुप बी। यहाँ पर लगेगा BSc इन बायोलॉजिकल साइंस, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल साइंटिफिक असिस्टेंट, यहाँ पर डिप्लोमा लगेगा इसके लिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स यानी और इलेक्ट्रॉनिक्स का टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट एंड इंजीनियरिंग, किसी में भी आपका डिप्लोमा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम देखिए UR के लिए 30 ईयर्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर UR के लिए भी है, SC ST OBC सभी के लिए है, इसीलिए यहाँ पर देखिए एज क्राइटेरिया अलग अलग से एज क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ पर भी सेम है। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए फिजिक्स के लिए है साइंटिफिक असिस्टेंट, तो यहाँ पर भी आपका UR भी है, SC ST OBC EWS सभी के लिए है। तो यहाँ पर लगेगा आपका BSc विद मिनिमम 60% मार्क्स इन फिजिक्स, ओके। हॉर्टिकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर में आपको हॉर्टिकल्चर में BSc रहना पड़ेगा, ठीक है। ये B9 हो गया। फिर चलिए नेक्स्ट देखिए B10 साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल में लगेगा डिप्लोमा इन सिविल एनिमल हस्बेंडरी और जूलॉजी जो है, तो ये भी आपका लगेगा बैचलर डिग्री इसमें, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम एज आपका 33 ईयर्स है। चलिए नेक्स्ट आपका बोल रहा है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी लाइफ साइंस, यहाँ पर आपका अनरिजर्व कैटेगरी है। यहाँ पर देखिए बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स मतलब यहाँ पर भी आपका प्लेन ग्रेजुएट जो डिग्री आपका बायोलॉजी में जूलॉजी लाइफ साइंस मेट्रोलॉजी, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे आपका B3 पोस्ट, यहाँ पर देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट गेस्ट हाउस सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पर है। तो इसका भी देखिए नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर दिया गया है, इसका भी नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब देख लीजिएगा, PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो PDF से आप इसका जो भी आपको जानना है वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब आ गया C1, वो था B1 तक वो था, अब आ गया C1 मतलब अब ये ग्रुप C का है। जो भी आपका B1 से B30 तक था वो आपका ग्रुप B था, यहाँ से आ गया ग्रुप C। देखिए टेक्नीशियन वायरमैन, इसके लिए आपका SSC 60% मार्क्स इन एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब ITI, आपने अगर मैट्रिकुलेशन पास किया है उसके बाद आपका ITI का सर्टिफिकेट रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वायरमैन के लिए जो ITI लाएगा उसी हिसाब से ITI का सर्टिफिकेट लाएगा। तो यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर साइंस के ऊपर आपका ITI लगेगा। तो इसके जो भी यहाँ पर देखिए C कैटेगरी में जो भी है तो इसके लिए आपका सभी लगेगा SSC मतलब मैट्रिकुलेशन आप 10+ होना चाहिए, आपका 10th का जो एग्ज़ाम वो आपका देना पड़ेगा बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपका ITI, ठीक है, ITI का सर्टिफिकेट लाएगा आपका यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर C का जो पोस्ट है देखिए सारा C के लिए एक ही क्राइटेरिया देखिए SSC 60% मार्क्स प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सही में सेम ही है। तो ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर टेक्नीशियन ऑप्टिकल साइंस पर है, तो हर किसी पर यहाँ पर टेक्नीशियन ले जाएगा। ग्लास ब्लोइंग कारपेंटर टेक्नीशियन, कारपेंटर में भी आएगा टेक्नीशियन। तो ये आ गया आपका C10 तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट सूचना जो बोल रहा है कि कैंडिडेट शुड मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एट रिगर्स क्या टू ट्रेड सर्टिफिकेट। जो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि हर एक किसी में आपका देखिए बोल रहा है कि ट्रेड सर्टिफिकेट लाएगा, जैसे कि यहाँ पर SSC प्लस आपका प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो बोल रहा है देखिए 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है, ट्रेड सर्टिफिकेट लाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है जो ट्रेड सर्टिफिकेट जो है आपका जो ट्रेड सर्टिफिकेट होगा तो वो क्या होगा। देखिए आपका जो ट्रेड सर्टिफिकेट होगा तो देखिए ट्रेड सर्टिफिकेट जो है वो आपका पहले NTC ITI पास आउट, ITI मैंने बोला था आपको ITI ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन,
फिर देखिए NAC ऑफ 2 years ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो जो भी है ITI का जो भी क्राइटेरिया है, ITI के लिए जो भी सर्टिफिकेट लगेगा वो पूरा यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपका जो B1 से B12 है, ये जो आपका ग्रुप बी का पोस्ट है, इसके लिए सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए पहले इसका होगा रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एंड विल कॉम्प्रोमाइज ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रिटन एग्जामिनेशन फॉर इनकरेक्ट आंसर, द सिलेबस फॉर द रिटन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट एट डिप्लोमा। मतलब समझ में आया, जो B1 से B12 में जो आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपका मल्टीपल टाइप का मतलब MCQ टाइप का उसमें क्वेश्चन रहेगा, और वो MCQ टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आपका सब्जेक्ट वाइज आएगा। मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया है जिस भी सब्जेक्ट पर उस हिसाब से आएगा, अगर आपने बीटेक किया है किसी सब्जेक्ट पर उस हिसाब से आएगा, आपने BSc किया है जिस सब्जेक्ट पर उस हिसाब से इसमें क्वेश्चन आएगा। मतलब आपने सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, उसके ऊपर आपने डिप्लोमा किया है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है। तो उसी हिसाब से सिलेबस होगा। तो यहाँ पर देखिए और बोल रहा है कि कैंडिडेट को 1:5 रेशियो में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उसी में शॉर्ट लिस्ट होगा। फाइनल सिलेक्शन एंड रैंकिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंटरव्यू। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, शॉर्ट लिस्ट हो गया, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस यही है आपका B1 से B12 रिटन टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। और आपका जो B13 जो पोस्ट है, देखिए B13 में क्या था आपका, B13 में आपका था साइंटिफिक असिस्टेंट गेस्ट हाउस सुपरवाइज़र, ठीक है। गेस्ट हाउस सुपरवाइज़र इसके लिए आपका BSc इन होटल मैनेजमेंट चाहिए यहीं पे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ रिसीव्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट ए रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट टू शॉर्टलिस्टेड द कैंडिडेट ऑन द फॉलोइंग पैटर्न। अगर यहाँ पर अगर B13 के लिए अगर लार्ज नंबर के तक अगर यहाँ पर मतलब यहाँ पर बहुत सारा अगर फॉर्म फिलअप होगा तो इसके लिए तो कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो इसके लिए एक छोटा सा आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा। देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर एक एग्ज़ाम होगा 1 आवर, उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन इंग्लिश 30 मिनट, उसके बाद स्पेशलाइज सब्जेक्ट जो आपका होटल मैनेजमेंट है B13 होटल मैनेजमेंट के लिए लिया जाएगा, तो उसके लिए 1 आवर का एग्ज़ाम। यानी ये सारा एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा, एक ही साथ होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 1:5 के हिसाब से उसका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका B13। उसके बाद देखिए C1 से C10 तक जो है वो आपका हो गया। C1 से C10 आपका ग्रुप C वाला जो पोस्ट था उस सभी के लिए आपका पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, फर्स्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट। उसके लिए देखिए क्या होगा, मैथमेटिक्स, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस 20 और 10 टोटल 50 क्वेश्चन आएगा इसमें, जो कि यहाँ पर बोल रहा है कि 3 मार्क्स विल बी अवार्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पर आपका टोटल 50 क्वेश्चन और 3 नंबर करके होगा, हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स लाएगा, तो 150 नंबर का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके लिए 150 नंबर का एग्ज़ाम, और आपने अगर रॉन्ग आंसर किएंगे तो हर एक रॉन्ग के लिए 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए द टेस्ट में बी कंडक्टेड इन सिंगल मल्टीपल सेशन डिपेंडिंग अपॉन लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, ऑल कैंडिडेट विल लेस देन 40% इन यूर कैटेगरी विल बी स्क्रीनड आउट, ठीक है। अब इसके बाद होगा आपका एडवांस टेस्ट, ऑल कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज 1 विल अंडरटेक एन एडवांस टेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड। मतलब पहले आपका एक रिटन टेस्ट हो गया, प्रीलिमिनरी टेस्ट, उसके सभी के लिए सेम, C1 से C10 सभी के लिए एक ही रिटन टेस्ट होगा, लेकिन आपका जो B1 वाला पोस्ट था वो सब अलग अलग रिटन टेस्ट सबके लिए अलग अलग होगा वहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक एडवांस टेस्ट के बाद आपका यहाँ पर होगा फाइनल सिलेक्शन। A merit list of candidates will be prepared after stage 2 based upon scores obtained in stage 2 only, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड एडवांस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे ही होगा। तो इसके बाद होगा आपका एक स्टेज 3 बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर आफ्टर स्टेज 2, मतलब स्टेज 1 गया, स्टेज 2 गया, उसके बाद स्टेज 3, इसके बाद आपका होगा फाइनल सिलेक्शन।
ठीक है, तो आज यहीं पर था, यहीं तक था। और हाँ, ये एक और सूचना, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये तो आपका इंदौर में है, मध्य प्रदेश इंदौर में है। तो इसका एग्ज़ाम भी इंदौर में ही होगा, इसका भाईवा भी, इंटरव्यू, हर जो इसका टेस्ट है सभी इंदौर में होगा। ठीक है, इसका सिलेक्शन भी इंदौर में होगा, पोस्टिंग भी इंदौर में होगा, एग्ज़ाम भी इंदौर में होगा, सभी इंदौर में होगा। तो आपको, अगर आपने इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको 2 दिन पहले से वहाँ पर जाके रहना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी आपको कोई अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, खुद के खर्चा से आपको जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सभी खुद से करना पड़ेगा। अगर आप इसे एससी और एसटी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको जो ट्रेन का जो टिकट है और जो बस टिकट है उसका फेयर आपको दिया जाएगा। अदरवाइज आपको खुद से रहना पड़ेगा, आपको 2 दिन पहले से जाके रहना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, इंदौर में जाके ये देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक था। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, टाटा, बाय बाय।